हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं। तो उससे पहले हम लोग झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि 1857 के विद्रोह को पढ़ेंगे। तो हमने इससे पहले एंसेंट हिस्ट्री और मिडावल हिस्ट्री ऑफ झारखंड को कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10 झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को रोहनी गांव, जो कि देवघर में है, वहां से होता है। ठीक है, झारखंड में विद्रोह की शुरुआत कब होती है? तो 12 जून 1857 को। कहाँ से? तो रोहिणी गांव, देवघर से। ठीक है, 12 जून 1857 को रोहिणी गांव में पदस्थापित 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या के बाद यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। इसके बाद इस विद्रोह का प्रसार 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग और रामगढ़ में भी हो गया। ठीक है, क्या होता है कि 32वीं रेजिमेंट की जो सैनिक है वो नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर देते हैं। उसके बाद फिर इस विद्रोह का फिर प्रसार हो जाता है। ठीक है, 30 जुलाई 1857 को रामगढ़ और हजारीबाग में भी फैल जाता है। और इस विद्रोह का जो मुख्यालय बनाया जाता है, रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय, वह रांची में बनाया जाता है। ठीक है, विश्वनाथ सहादेव ने मुक्ति वाहिनी सेना की स्थापना की और इस सेना ने 1857 के विद्रोह में अविस्मरणीय योगदान दिया। तो पूछा जाता है मुक्ति वाहिनी सेना का स्थापना किसने किया था? तो विश्वनाथ सहादेव ने। नेक्स्ट है, विश्वनाथ सहादेव के अतिरिक्त गणपत राय और शेख भिखारी इस सेना के प्रमुख सैनिक थे। मुक्ति वाहिनी सेना को 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त था। ये जगदीशपुर के ये जमींदार थे जो बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। इस विद्रोह के दौरान संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व राजा अर्जुन सिंह ने किया। कमिश्नर सिम्पसन के आदेशानुसार 4 अक्टूबर 1857 को जयमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी दे दी गई। ठीक है, कब दे दिया गया जयमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी? तो 4 अक्टूबर को। किसके आदेशानुसार? तो कमिश्नर सिम्पसन के आदेश के अनुसार। नेक्स्ट है, 8 जनवरी 1858 को इस आंदोलन के प्रमुख नेता शेख भिखारी और इसके दीवान थे शेख भिखारी जो है वो उमराव सिंह के दीवान थे तथा शेख भिखारी और उमराव सिंह ये दोनों को चुट्टूपाली घाटी में फांसी दे दिया जाता है। ठीक है, चुट्टूपाली घाटी में कब दे दिया जाता है? तो 8 जनवरी 1858 को। 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ सहादेव और 21 अप्रैल 1858 को गणपत राय को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के समीप कदम के पेड़ पर कमिश्नर डाल्टन के आदेशानुसार फांसी दे दी गई। ठीक है, किसे? तो विश्वनाथ सहादेव। ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? तो रांची से। विश्वनाथ सहादेव और गणपत राय ये दोनों को फांसी दे दिया जाता है। कहाँ? तो रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के समीप। अब पूछा जाता है कि किस पेड़ पे इसे लटकाकर फांसी दिया गया था? तो कदम के पेड़ पे। ठीक है, किसके आदेशानुसार? तो कमिश्नर डाल्टन के आदेशानुसार। नेक्स्ट देखते हैं, गणपत राय को 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने अपना सेना नायक बनाया। नीलांबर पीताम्बर ने पलामू क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। इन्होंने चेर, खरवार तथा भोक्ता को एकत्र कर सैन्य दल का गठन किया। ठीक है, तो पलामू से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे? तो नीलांबर और पीताम्बर। नेक्स्ट देखते हैं, 28 मार्च 1859 को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज, जो कि पलामू में है, में एक आम के पेड़ पर फांसी दे दी गई। ठीक है, तो नीलांबर पीताम्बर को किस पेड़ पर फांसी दी गई? तो आम के पेड़ पर। ठीक है, और विश्वनाथ सहादेव और गणपत राय को किस पेड़ पर फांसी दिया गया था? तो कदम के पेड़ पर। 1857 के विद्रोह के समय हजारीबाग का उपायुक्त कप्तान सिम्पसन था तथा धनबाद का उपायुक्त कैप्टन ओकस था। अब हम लोग इस विद्रोह का प्रारंभ और प्रमुख स्थान देखते हैं। तो इस विद्रोह का प्रारंभ होता है रोहिणी नामक गांव में, जो कि देवघर में है, 32वीं रेजिमेंट के द्वारा। कब होता है? तो 12 जून 1857 ईस्वी को। उसके बाद हजारीबाग में कब होता है? तो 30 जुलाई 1857 को। रांची में कब होता है? तो 2 अगस्त 1857 को। मानभूम में कब होता है? तो 5 अगस्त 1857 को। किस नेतृत्वकर्ता कौन थे मानभूम में? तो संथाल थे। शिम्भू में 3 सितंबर 1857 को। इसके नेतृत्वकर्ता थे भगवान सिंह एवं रामनाथ सिंह। और पलामू में होता है 26 सितंबर 1857 को नीलांबर पीताम्बर के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं असहयोग आंदोलन।
1920 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अहिंसक आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका नेतृत्व गांधी जी को सौंपा गया। यह आंदोलन तब तक चलाया जाना था जब तक खिलाफत व पंजाब संबंधी गलतियां सुधार नहीं ली जाती है, स्वराज स्थापित नहीं हो जाता है। इस आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय कहाँ खोला गया? तो डाल्टनगंज में खोला गया। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी झारखंड आए तथा लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। असहयोग आंदोलन के समर्थन में झारखंड की जनता ने स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने तथा विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार करने की शपथ ली। रांची के वंशीधर मोदी धर्मशाला में गांधी जी के नेतृत्व में विदेशी कपड़ों की होली जलाई। तो कहाँ जलाई गई? तो रांची के वंशीधर मोदी धर्मशाला में। झारखंड में पहाड़ी जनजाति के लोगों ने भी असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। किसने? तो पहाड़ी जनजाति ने। ठीक है, इस आंदोलन में टाना भगतों ने भी उल्लेखनीय योगदान दिया, जिसका गांधी जी द्वारा कोटि कोटि प्रशंसा की गई। ठीक है, पहाड़ी जनजाति इसमें योगदान देते हैं। देन कौन? टाना भगतों ने। नेक्स्ट है पचम्बा और बाबू बजरंग सहाय ने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। असहयोग आंदोलन के दौरान जनवरी 1922 में साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि गिरिडीह में असहयोग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पचम्बा और बाबू बजरंग सहाय। और असहयोग आंदोलन के दौरान जनवरी 1920 में किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? तो साहेबगंज को। ठीक है, गोल्डन लीग नामक संस्था जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी, देवघर में इसकी स्थापना की गई। तो गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ की गई? तो देवघर में। देसिर कथा की रचना इसी दौरान शाखाराम गणेश देवस्कर द्वारा की गई। तो देसिर कथा की रचना किसके द्वारा की गई है? तो शाखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा। इस आंदोलन के दौरान धनी सिंह खरवार को पलामू का राजा घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन देखते हैं। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा से 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इस क्रम में गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम में दांडी गांव पर पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से कानून बनाकर भंग किया। झारखंड के कृष्ण वल्लभ सहाय ने भी हजारीबाग में नमक बनाकर इस आंदोलन को प्रसारित किया, जिसके लिए उन्हें खजांची तालाब में 1 वर्ष के कारावास की सजा मिली। तो हजारीबाग में नमक बनाकर किसने इस आंदोलन को प्रसारित किया? तो कृष्ण वल्लभ सहाय ने। इसे कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो खजांची तालाब में कितने वर्ष की कारावास की सजा हुई? तो 1 वर्ष की। नेक्स्ट देखते हैं नमक जमशेदपुर से और पलामू से नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जमशेदपुर में ननी गोपाल मुखर्जी तथा पलामू में सोनार सिंह खरवार व चंद्रिका प्रसाद ने किया था। ठीक है, इसका हजारीबाग से किसने किया था? तो कृष्ण वल्लभ सहाय ने। जमशेदपुर से ननी गोपाल मुखर्जी ने। पलामू से तो सोनार सिंह खरवार और चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने किया था। बंगम माड़े के नेतृत्व में संथालों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज की। सविनय अवज्ञा आंदोलन में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी क्रम में झारखंड में भी सैलबाला राय के नेतृत्व में महिलाओं ने इस आंदोलन पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। तो महिलाओं ने किसके नेतृत्व में अपनी उपस्थिति दर्ज की? तो सैलबाला राय के नेतृत्व में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी, मीरा देवी, साधना देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किन किन महिलाओं को गिरफ्तार किया गया? तो सरस्वती देवी, मीरा देवी और साधना देवी। 1941 में महादेवी केजरीवाल के नेतृत्व में दुमका क्षेत्र में नमक सत्याग्रह करने का निर्णय लिया गया। तो दुमका क्षेत्र में किसके नेतृत्व में सत्याग्रह करने का निर्णय लिया गया? तो महादेवी केजरीवाल के नेतृत्व में। आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए जेल में बंद रामवृक्ष बेनीपुरी ने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली। इसी क्रम में महामाया प्रसाद सिन्हा तथा भवानी दयाल सिन्हा ने भी जेल में रहकर कारागार नामक
हस्तलिखित पत्रिका निकाली। तो क्या होता है इस दौरान, देखिए जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है तो उसमें कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और वे जेल में बंद होकर ही क्रांति का प्रसार करने के लिए जो है पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। जैसे कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी जो है वह कैदी नामक पत्रिका निकालते हैं और महामाया और भवानी जी जो है वह कारागार नामक पत्रिका को निकालते हैं। ब्रिटिश हुकूमत से अपनी बातें मनवाने के लिए जगह जगह पर व्यापक हड़ताल एवं प्रदर्शनों का आयोजन किया गया, जिसके तहत स्वदेशी सप्ताह तथा जवाहर सप्ताह मनाया गया। तो इसमें प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा कि स्वदेशी सप्ताह जो है वह किस दौरान मनाया गया और कब मनाया गया। तो कब मनाया गया, सितंबर 1930 में। और कब मनाया गया, तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मनाया गया। और जवाहर सप्ताह भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मनाया गया। ठीक है, सितंबर 1930 में स्वदेशी सप्ताह और वही 2 मंथ के बाद नवंबर में जो है जवाहर सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तरुण संघ ने भी सविनय अवज्ञा के आयोजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। किसने, तरुण संघ ने। ठीक है, यदुवंश सहाय के नेतृत्व में झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया। तो झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो यदुवंश सहाय थे। ठीक है, नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने संथाल परगना क्षेत्र में किसानों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन चलाया। इसमें पूछा जाएगा कि संथाल परगना क्षेत्र में किसानों की दशा सुधारने के लिए किसने आंदोलन चलाया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। भारत की आज़ादी के लिए गांधी जी द्वारा ब्रिटेन पर नैतिक दबाव बनाने हेतु व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया तथा विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही चुने गए। ठीक है, प्रथम सत्याग्रही कौन चुने गए, विनोबा भावे। दूसरा पूछा जाएगा तो जवाहरलाल नेहरू और तीसरा थे ब्रह्मदत्त। इसी सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का अंतिम बार 1940 ईस्वी में झारखंड आगमन होता है। तो पूछा जा सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गांधी जी झारखंड कब आते हैं, तो 1940 ईस्वी में यह इनका अंतिम आगमन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही झारखंड में राम नारायण सिंह व सुखलाल सिंह को बंदी बना लिया गया। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही झारखंड में किसे बंदी बना लिया गया, तो राम नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को। ठीक है, मिथिलेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में जपला में मजदूरों ने हड़ताल रखी। जपला कहाँ है, तो पलामू में। ठीक है, यहाँ सीमेंट का कारखाना भी है। रामानंद तिवारी के नेतृत्व में सिपाहियों ने जमशेदपुर में विद्रोह किया। विनोदानंद झा के नेतृत्व में देवघर में जुलूस निकाला गया। सरस्वती देवी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो इसमें आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान के क्रांतिकारी नेताओं के नाम पूछे जा सकते हैं। देन उसके स्थल भी पूछे जा सकते हैं कि जपला में मजदूरों ने किसके नेतृत्व में हड़तालें रखी, तो मिथिलेश कुमार सिंह। रामानंद तिवारी जो थे वह जमशेदपुर में विद्रोह के नेतृत्व करता थे। विनोदानंद झा जी जो थे वे देवघर में नेतृत्व करता थे और सरस्वती देवी जो थी वह हजारीबाग में नेतृत्व करता थी। ठीक है, सरस्वती देवी ने हजारीबाग में एक जुलूस निकाला, जिसके लिए उन्हें 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी की लोकप्रियता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद विद्यार्थियों ने धावा बोलकर उन्हें पुलिस की हिरासत से मुक्त करा दिया, परंतु वह पुनः गिरफ्तार की गई। ठीक है, जब क्या होता है सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो कई जो है स्टूडेंट जो विद्यार्थी जो है कई विद्यार्थी जो है आवाज़ें उठाने लगती है, जिसके दौरान क्या होता है पुलिस जो है सरस्वती देवी को छोड़ देते हैं। ठीक है, कैद मुक्त कर देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर से सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पलामू में कुमारी राजेश्वरी सरोज दास के नेतृत्व में यह आंदोलन विस्तारित हुआ, जहां उन्होंने मजदूरों एवं किसानों को संगठित किया। दुमका में जाबवंती देवी एवं प्रेमा देवी के नेतृत्व में 19 अगस्त 1942 को विशाल जुलूस का आयोजन किया गया।
संथाल परगना में इस आंदोलन की एक प्रमुख महिला नेता बिरजी देवी को पुलिस ने गोली मार दी। इस आंदोलन के दौरान देवघर के शरवण में समानांतर सरकार बनाई गई। तो हजारीबाग में नेतृत्वकर्ता कौन थी? सरस्वती देवी थी। पलामू में कौन है? तो कुमारी राजेश्वरी सरोजदास है। दुमका से कौन रिलेटेड है? तो जामवंती देवी और प्रेमा देवी है। और बिरजी देवी जो है वह कहाँ से रिलेटेड है? संथाल परगना से। तो आपको ये मैच करने के लिए दे दिया जा सकता है या तो डायरेक्टली जो है वह क्वेश्चन दिया जा सकता है। इस आंदोलन के दौरान देवघर के शरवण में समानांतर सरकार बनाई गई। संथाल परगना में प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने इस आंदोलन के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण, इसको शॉर्ट में जेपी नारायण भी बोल सकते हैं, जेपी नारायण ने 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग सेंट्रल जेल से अपने 5 साथियों शालिग्राम सिंह, गुलामी सोनार, रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह तथा योगेंद्र शुक्ल के साथ फरार हो गए। ठीक है, तो जेपी नारायण जो है हजारीबाग सेंट्रल जेल से अपने साथियों को छुड़ाकर कब भाग जाते हैं? तो 9 नवंबर 1942 ईस्वी को। इस आंदोलन के दौरान वाचस्पति त्रिपाठी गिरफ्तार होने वाले संभवतः अंतिम नेता थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले अंतिम नेता कौन थे? तो वाचस्पति त्रिपाठी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग मजदूर आंदोलन पढ़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान समय समय पर मजदूरों द्वारा भी अपनी दयनीय स्थिति बाहर निकालने तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु व्यापक स्तर पर प्रयास किया गया, जिसकी झलक झारखंड राज्य में भी दृष्टिगत होती है। इस क्रम में 1920 ईस्वी में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसे एसएन हलदर तथा व्योमेश चक्रवर्ती ने नेतृत्व प्रदान किया। तो पूछा जा सकता है कि जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में हुए? तो एसएन हलदर तथा व्योमेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 1920 से 22, 25, 28 में टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स तथा अन्य कई मिलों व्यापक हड़ताल किया गया। 1928 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स की हड़ताल को समाप्त करने में सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने मजदूरों तथा मिल प्रबंधक के बीच समझौता करने में अग्रणी भूमिका निभाई। ठीक है, वर्ष 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। ठीक है, तो इसमें पूछा जा सकता है कि टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स तथा अन्य जो मिल के जो व्यक्ति थे, उन्होंने व्यापक रूप से हड़तालें कब रखी? तो 1920 से 22 में रखी, 25 में और 28 में। ये तीन आपको डेटा याद रखना है। उसके बाद टाटा आयरन एंड स्टील वर्कर्स की हड़ताल को समाप्त करने के लिए किसका योगदान है? तो सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी का महत्वपूर्ण इसका योगदान है। उसके बाद पूछा जा सकता है कि किसकी अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। कब? तो 1929 ईस्वी को। कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। श्याम कृष्ण सहाय ने 1917 में गांधी जी को रांची आने का आमंत्रण दिया। तो रांची आने का आमंत्रण किसने दिया? तो श्याम कृष्ण सहाय ने। 4 जून 1917 को ब्रजकिशोर बाबू के साथ महात्मा गांधी का रांची आगमन हुआ। ठीक है, कब? तो 4 जून 1917 को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1916 से 1919 ईस्वी तक रांची में नज़रबंद करके रखा गया। ठीक है, कब? तो 1916 से 1919 ईस्वी तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को रांची में नज़रबंद करके रखा गया। और इसी दौरान जो है ये यहाँ कुछ स्थापना करवाते हैं, जैसे कि रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की स्थापना करवाते हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की स्थापना किसने की? तो अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पलामू देखते हैं। पलामू में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे ने की। तो पूछा जा सकता है कि पलामू में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसने की? तो बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे ने। नेक्स्ट देखते हैं, डाल्टनगंज, जिसका अभी वर्तमान आधुनिक नाम ये कह सकते हैं कि अभी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है डाल्टनगंज को? तो मेदिनी नगर के नाम से। ठीक है, मेदिनी नगर में एक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, जिसके प्रधानाध्यापक बिंदेश्वरी पाठक को बनाया गया।
नेक्स्ट है बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 1920 ईस्वी में CF एंड्रूज की अध्यक्षता में डाल्टनगंज में तथा 16वां अधिवेशन 1921 ईस्वी में हजारीबाग में सरला देवी की अध्यक्षता में हुई। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कब हुआ, तो 1920 ईस्वी में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो CF एंड्रूज की अध्यक्षता में हुआ। और कहाँ हुआ, तो डाल्टनगंज में हुआ। ठीक है, 15वां अधिवेशन बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 1920 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में, तो CF एंड्रूज की अध्यक्षता में। और कहाँ हुआ, तो डाल्टनगंज में हुआ। ठीक है, और 16वां अधिवेशन कब हुआ, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1 साल के बाद होता है 1921 में, और यह हजारीबाग में होता है। ठीक है, हजारीबाग में और सरला देवी के नेतृत्व में। तो सरला देवी जी जो थी वो हजारीबाग की क्रांतिकारी थी, तो इस तरह से ये इजली याद हो जाएगा। नेक्स्ट है समग्र देश के साथ साथ झारखंड में भी रौलक एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड का व्यापक विरोध किया गया। झारखंड में इसको गुलाब तिवारी ने नेतृत्व प्रदान किया। तो झारखंड में रौलक एक्ट का नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो गुलाब तिवारी। ठीक है, नेक्स्ट है कृष्ण वल्लभ सहाय को 1923 ईस्वी में प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। तो पूछा जा सकता है कि प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रतिनिधित्व के रूप में किसे चुना गया, कृष्ण वल्लभ सहाय को। कब, तो 1923 ईस्वी में। राष्ट्रीय आंदोलन के दो प्रमुख नेताओं विनोदानंद झा तथा कृष्ण वल्लभ सहाय को भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने का अवसर मिला। तो प्रश्न पूछा जाता है कि झारखंड के कितने से बिहार के मुख्यमंत्री हुए, तो 2 मुख्यमंत्री हुए। कौन कौन, तो विनोदानंद झा और कृष्ण वल्लभ सहाय। इसका कार्यकाल भी याद रखिएगा। विनोदानंद झा जो थे जो वह 1961 से 63 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे तथा कृष्ण वल्लभ सहाय जी 1963 से 1967 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद फिर हम लोग जनजातीय विद्रोह देखते हैं। झारखंड में जनजातीय विद्रोह, तो सबसे पहले ढाल विद्रोह देखते हैं। यह 1767 से 1777 10 वर्षों तक चला। और ढाल विद्रोह झारखंड प्रदेशों में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। तो अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह कौन सा था, ढाल विद्रोह। इसका क्या अर्थ होता है, तो ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। अंग्रेजों ने सिंहभूम की दीवानी प्राप्त कर सिंहभूम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप वहां के लोगों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का प्रारंभ 1767 ईस्वी में सिंहभूम क्षेत्र में हुआ, जो 1777 ईस्वी तक यानी कि 10 वर्षों तक चला। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि झारखंड में अंग्रेजों का जो आगमन हुआ वह किस ओर से हुआ, तो वही सिंहभूम की ओर से हुआ। इस विद्रोह को ढालभूम की अपदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल ने नेतृत्व प्रदान कर व्यापक स्वरूप प्रदान किया। क्या होता है कि जब अंग्रेज इस क्षेत्र में आते हैं, सिंहभूम क्षेत्र में, और उनकी जो बातें रहती है वह जगन्नाथ सिंह जो है वह नहीं मानते हैं, जैसे कि कर वगैरह, तो ये नहीं मानते थे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसके भाई नीमू ढाल के साथ मिलकर जो है षड्यंत्र रचते हैं और जगन्नाथ ढाल को राजा के पद से हटाकर नीमू ढाल को राजा बना देते हैं। ठीक है, नीमू ढाल को राजा बना देते हैं, जिससे जगन्नाथ ढाल जो है विद्रोह करते हैं और अंततः 10 वर्ष तक यह युद्ध चलता है। उसके बाद कुछ कर देना ये स्वीकार कर लेते हैं जगन्नाथ ढाल और इनको राजा बना दिया जाता है। जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर अंग्रेजों ने नीमू ढाल को ढालभूम का राजा बनाया। इस विद्रोह का दमन करने के लिए कंपनी ने लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को भेजा। ठीक है, विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे, द लेफ्टिनेंट रूक एवं चार्ल्स मैगन। 1777 में कंपनी शासन द्वारा जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार किए जाने के बाद यह विद्रोह समाप्त हो जाता है। ठीक है, अंततः जो है कंपनी को जगन्नाथ ढाल को राजा बना देना पड़ता है। और झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिंहभूम की ओर से हुआ था। ठीक है, इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जगन्नाथ ढाल जो थे वो अंग्रेजों को कितना कर देना स्वीकार करते हैं, तो 4000 रुपये। ठीक है, कितना, तो 4000 रुपया। लेकिन यही जो राशि है 1780 में बढ़कर कितना हो जाता है, 4267 रुपये। ठीक है, 4267। शुरुआत में कितना देना स्वीकार करते हैं, 4000, लेकिन 1 साल के बाद ही जब 1777 ईस्वी में 3 साल के बाद 1777 ईस्वी में राजा बनता है, उसके 3 साल के बाद 1780 में कितना वह कर देना स्वीकार कर देते हैं, तो 4267 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट चुआर विद्रोह देखते हैं।
तो अंग्रेज जंगल महल के भूमिकों को चुआर या चुआड़ करते थे, जिसके कारण इस विद्रोह का नाम चुआर विद्रोह पड़ा। यह विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ? तो सिंहभूम, मानभूम, बाणभूम तथा पंचेत राज्य में हुआ। और इस विद्रोह में किस जनजाति ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया? तो भूमि जनजाति ने लिया। और इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, मंगल सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह, मोहन सिंह और जगन्नाथ पातर। ठीक है, लेकिन इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अगर पूछा जाए कि नेतृत्व किसने प्रदान किया चुआर विद्रोह का, तो दुर्जन साल ने। ठीक है, इस विद्रोह का प्रमुख कारण चुआरों द्वारा लगान नहीं देने के कारण पंचेत राज्य की नीलामी किया जाना था। ठीक है, जब चुआर जो है लगान देना स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या करते हैं अंग्रेज कि पंचेत राज्य को नीलाम कर देते हैं। ठीक है, घटवाल पाइक जमींदारों के समर्थन ने इस विद्रोह को काफ़ी व्यापक रूप प्रदान किया। और इसी में एक नारा है कि चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था पूछा जाएगा तो इसका नारा हो जाएगा अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो यह तीन चरणों में होता है चेरो विद्रोह। यह 1770 से 1818 ईस्वी में। ठीक है, इसका जो प्रथम चरण था वह 1770 से 1771 ईस्वी होता है। और इसका जो दूसरा चरण है वह 1800 से 1802 ईस्वी तक चलता है। और तीसरा चरण जो है वह 1818 ईस्वी में प्रारंभ होता है। ठीक है, तो 3 चरण आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तराधिकार की इस लड़ाई में पलामू के चेरो राजा चित्रजीत राय ने अपने दीवान जयनाथ सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा पलामू की राजगद्दी के दावेदार गोपाल राय को समर्थन प्रदान करना था। इस विद्रोह का दूसरा चरण 1800 ईस्वी में भूखन सिंह के नेतृत्व में प्रदान हुआ। तो सिंपल इसमें पूछा जाएगा कि चेरो विद्रोह की जो नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो चित्रजीत राय हो जाएंगे और इनके दीवान जयनाथ सिंह हो जाएंगे। ठीक है, और इस विद्रोह का मूल कारण क्या था? तो पलामू की राजगद्दी के जो दावेदार था गोपाल राय, उसको समर्थन प्रदान करना था। ठीक है, इस विद्रोह का जो दूसरा चरण होता है वह कब स्टार्ट होता है? तो 1800 ईस्वी में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो भूखन सिंह है। इस कारण चेरो जनजाति के लोगों में ज़्यादा कर वसूली तथा पट्टों के पुनः अधिग्रहण के खिलाफ व्यापक असंतोष था। (1809) में अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह का दमन हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया। तो पूछा जाएगा जमींदारी पुलिस बल का गठन कब किया गया? तो 1809 में। इस विद्रोह का अंततः कर्नल जोन्स द्वारा 1818 ईस्वी में दमन कर दिया गया। तो चेरो विद्रोह का दमन अंततः कब हो जाता है? तो 1818 में कर्नल जोन्स के द्वारा। ठीक है, प्रथम चरण के नेतृत्वकर्ता पूछा जाएगा तो चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह हो जाएंगे। द्वितीय चरण के नेतृत्वकर्ता कौन हो जाएंगे? तो भूखन सिंह हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग भोक्ता विद्रोह पढ़ते हैं। यह 1770 से 71 ईस्वी में हुआ था। उसके जो सेनापति चित्रजीत राय के जो दीवान थे जयनाथ सिंह, उसी के द्वारा यह भोक्ता विद्रोह जो है शुरू किया जाता है। यह विद्रोह चेरो विद्रोह के समानांतर प्रारंभ हुआ तथा उसके पूरक के रूप में संचालित हुआ। ठीक है, क्योंकि उसके जो दीवान थे वही इसको शुरू करते हैं। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जयनाथ सिंह भोक्ता थे। पलामू का मुख्य कारण कंपनी द्वारा जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने संबंधी दिया जाने वाला आदेश था। कि इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या है कि अंग्रेज जो थे वो जयनाथ सिंह को पलामू किला को छोड़ने के लिए आदेश देते हैं। इसी के अगेंस्ट जो है जयनाथ सिंह जो है वो विद्रोह करते हैं। यद्यपि जयनाथ सिंह कुछ शर्तों के साथ किला छोड़ने को तैयार था, परंतु अंग्रेज इसे अनैतिक करार दे रहे थे। परिणामतः जयनाथ सिंह ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में भोक्ता एवं चेरो ने साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया, परंतु जयनाथ सिंह के पराजित होकर भाग जाने के बाद अंग्रेजों द्वारा गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया गया और विद्रोह जो है वह समाप्त हो जाता है। उसके बाद फिर पूछा जाता है कि जयनाथ सिंह जो है वह भाग जाता है, लेकिन वह भाग कर कहाँ जाता है? तो सरगुजा जाता है। ठीक है, सरगुजा जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं घटवाल विद्रोह।
यह 1772 से 73 ईस्वी में शुरू हुआ। घटवाल विद्रोह रामगढ़ के घटवालों द्वारा किया गया। यह विद्रोह अपनी राजा के प्रति अंग्रेजों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का विरोध था। यह विद्रोह तब प्रारंभ हुआ जब अंग्रेजों ने राजा मुकुंद सिंह के राज्य पर कैमक की सेना ने दक्षिण की ओर से तथा उत्तर की ओर से तेज सिंह ने एक साथ धावा बोला था। ठीक है, इस आक्रमण में मुकुंद सिंह वहां से भाग निकला और घटवाल के लोगों ने समर्थन की मांग की। देखिए, घटवाल विद्रोह किसके द्वारा होता है? तो रामगढ़ के घटवालों के द्वारा होता है। और रामगढ़ के इसमें राजा कौन थे? तो मुकुंद सिंह थे। ठीक है, रामगढ़ के राजा थे मुकुंद सिंह। इसमें अंग्रेज की जो सेना है वह दक्षिण की ओर से आक्रमण कर देते हैं। अंग्रेज की सेना कैमक वो दक्षिण की ओर से जो है इसमें हमला करते हैं और उत्तर की ओर से जो है तेज सिंह जो है एक साथ इसमें हमला कर देते हैं। जिससे क्या होता है, ये जो राजा है वो समर्थन के लिए घटवालों के पास जाते हैं, लेकिन वो भी जानते थे कि ये जीत नहीं पाएगा, इसलिए वो भी इसका साथ छोड़ देते हैं। लास्ट में देखते हैं, घटवालों के लोगों ने मुकुंद सिंह का साथ दिया और कैमक का विरोध करने लगे। परंतु जब घटवालों ने यह महसूस किया कि मुकुंद सिंह पुनः राजा नहीं बन सकता है, तब उन्होंने मुकुंद सिंह का साथ छोड़ दिया। इस प्रकार यह विरोध बिना किसी विस्फोट स्थिति उत्पन्न किए ही समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने ठाकुर तेज सिंह को रामगढ़ का शासक घोषित किया। तेज सिंह की मृत्यु के बाद पारसनाथ सिंह रामगढ़ का राजा बना। मुकुंद सिंह अपनी गद्दी खोने के बाद भी कभी शांत नहीं रहा, वह लगातार अंग्रेजों का विरोध करता रहा। रघुनाथ सिंह मुकुंद सिंह का समर्थक था। ठीक है, रघुनाथ सिंह जो था वह मुकुंद सिंह का समर्थक था। अंग्रेजों ने रघुनाथ सिंह से समझौता करना चाहा, परंतु उसने इनकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एकरमैन और डेनियल के संयुक्त प्रयास से रघुनाथ सिंह गिरफ्तार कर चटगांव भेज दिया गया। रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण कैप्टन क्रॉफर्ड को रामगढ़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। रामगढ़ में अशांत माहौल के कारण रैयत पलायन करने लगे। ठीक है, ये जो लड़ाई हो रही थी तो उसमें जो है रैयत जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने लगे, जिसको देखते हुए उप कलेक्टर जी डलास ने सरकार से विनती की कि रामगढ़ के राजा को राजस्व वसूली से मुक्त कर दिया जाए और राजस्व वसूली के लिए प्रत्यक्ष बंदोबस्त की व्यवस्था की जाए। फिर अंततः इसमें फिर क्या होता है कि इसमें फिर अंग्रेज जो है वह ठाकुर तेज सिंह को ही शासक घोषित कर देता है। ठीक है, तो अंततः कौन यहाँ का शासक बनता है? तो तेज सिंह। उसके बाद फिर देखते हैं पहाड़िया विद्रोह। तो पहाड़िया विद्रोह यह कब होता है? तो 1772 से 1780 ईस्वी में पहाड़ी जनजाति की 3 उपजातियां हैं। ठीक है, 3 कौन कौन है? तो माल पहाड़िया, शौर्य पहाड़िया और कुमार भागा पहाड़िया। शौर्य पहाड़िया जो है वह मुख्यतः राजमहल, गोड्डा और पाकुड़ क्षेत्र में निवास करती है। पूछा जा सकता है कि शौर्य पहाड़िया का निवास स्थल कहाँ है? तो राजमहल, गोड्डा और पाकुड़। पहाड़िया विद्रोह 4 चरणों, ठीक है, 1772, 78, 79 और 81 से 82 में घटित हुआ। तो पूछा जा सकता है पहाड़िया विद्रोह कितने चरणों में हुआ? तो 4 चरणों में। ठीक है, कब कब? 1772 में, 78 में, 79 में, 81, 82 में। ठीक है, और ये चारों चरण जो हुआ इसके जो विद्रोह का कारण था सभी अलग अलग था। तो देखते हैं 1772 में क्या कारण था। तो 1772 में यह विद्रोह तब प्रारंभ हुआ जब पहाड़ी जनजाति की प्रधान की नृशंस एवं विश्वासघाती हत्या मनसबदारों ने कर दी। जबकि पहाड़ी जनजाति के लोग राजमहल क्षेत्र में मनसबदारों के अधीन थे और मनसबदार उनके अच्छे संबंध थे। तो इसमें क्या होता है कि 1772 ईस्वी में मेन रीज़न होता है कि पहाड़ी जनजाति के जो प्रधान थे उसकी हत्या कर देना। ठीक है, और अगर पूछा जाएगा कि इस चरण के नेतृत्वकर्ता कौन थे 1772 ईस्वी में, तो हो जाएगा रमना आहड़ी। ठीक है, कौन थे? रमना आहड़ी। नोट कर लीजिएगा आप लोग, रमना आहड़ी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1778 ईस्वी में यह आंदोलन जगन्नाथ देव के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। तो द्वितीय चरण के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो जगन्नाथ देव थे। जगन्नाथ देव ने पहाड़ी जनजाति को अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त नकदी भत्ता को साजिश करार देते हुए उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास किया।
अंग्रेजी सरकार ने क्लीवलैंड द्वारा पहाड़ी जनजाति के लोगों में विश्वास लेने हेतु इस प्रकार की नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई थी। क्या होता है कि जब इसमें इसकी पहाड़ी जनजाति की जो प्रधान होता है उसके हत्या कर दी जाती है तो ये लोग विद्रोह करने लगते हैं। उसके बाद फिर इसमें जो क्लीवलैंड जो है वह कुछ प्रयास करते हैं, कुछ चालें चलते हैं और इन लोग को भत्ता देने की का ऐलान करते हैं कि मैं जो है पहाड़ी जनजाति को कुछ भत्ता देंगे। लेकिन इस जनजाति जो थे वो समझदार थे और इन्होंने कहा कि ये अंग्रेज़ों की कुछ अंग्रेज़ों का जो है अंग्रेज़ों की चालें हैं और ये जो है फिर से विद्रोह करते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं तीसरा चरण स्टार्ट होता है 1779 में। इसमें उतना कुछ खास नहीं होता 1779 में। उसके बाद चौथा चरण जो है 1781 से 82 में हुआ, ठीक है। और इस चरण के नेतृत्व करता कौन थे 1781 से 82 ईस्वी के? तो रानी सर्वेश्वरी। कौन थे? रानी सर्वेश्वरी। इस चरण के विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा पहाड़ी जनजाति की भूमि को दामिनी कोह का नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित किया जाना था, जिसका रानी सर्वेश्वरी द्वारा आंदोलन के माध्यम से विरोध किया गया। और अगर पूछा जाएगा कि ये रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी, तो ये महेशपुर की रानी थी, ठीक है। महेशपुर जो कहाँ पड़ता है? महेशपुर पाकुड़ में, पाकुड़। तो ये पाकुड़ के महेशपुर की रानी थी, जिसके नेतृत्व में पहाड़ी विद्रोह के अंतिम चरण का विद्रोह हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तिलका आंदोलन। तो यह विद्रोह शुरू होता है 1783 में, ठीक है। 1783 से 85 ईस्वी तक चलता है। तिलका आंदोलन तिलका मांझी और उनके समर्थकों द्वारा चलाया गया यह आंदोलन था। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो तिलका मांझी ही थे। यह आंदोलन अंग्रेजों की दमन व फूट डालो की नीति के विरोध में तथा अपनी जमीन पर अधिकार प्राप्त करने हेतु किया गया। तिलका मांझी, जिसको जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है, ने इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया, ठीक है। इसका स्वरूप कैसा था इस आंदोलन का? तो जन आंदोलन, ठीक है। अपने आंदोलन के प्रचार प्रसार हेतु साल के पत्तों का प्रयोग किया। तो आंदोलन का प्रचार प्रसार का माध्यम क्या था? तो साल का पत्ता था। इस विद्रोह के दौरान 13 जनवरी 1784 को तिलका मांझी ने तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी। तो तिलका मांझी ने किस अंग्रेज गवर्नर की हत्या की? तो क्लीवलैंड की। क्या से? तो तीर के माध्यम से, ठीक है। क्लीवलैंड की हत्या के उपरांत अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी के खिलाफ कार्रवाई की जाने पर तिलका मांझी ने छापेमारी युद्ध का प्रयोग किया, ठीक है। तो पूछा भी जाता है कि तिलका मांझी जो थे वह किस युद्ध में पारंगत थे? तो छापामार युद्ध, जिसको गुरिल्ला युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। गुरिल्ला युद्ध, दोनों आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। गुरिल्ला युद्ध में ये पारंगत थे। संसाधनों की कमी के कारण तिलका मांझी कमजोर पड़ गया तथा अंग्रेजों ने उसे धोखे से पकड़ लिया। पहाड़िया सरदार जौरा ने तिलका मांझी को पकड़वाने में अंग्रेजों का सहयोग किया। तो तिलका मांझी को किसने पकड़वाया? तो पहाड़िया सरदार था एक जौरा, उसने अंग्रेजों की मदद की। तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में भागलपुर में बरगद के पेड़ में फांसी दिया गया, ठीक है। किस पेड़ में? बरगद के पेड़ में। कहाँ? तो भागलपुर में। इस स्थान को उनकी याद में बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जहाँ तिलका मांझी को फांसी दिया गया वो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी कौन थे? तो यही तिलका मांझी थे। तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी थे तथा इनके आंदोलन में महिलाओं ने भी महत्वपूर्ण सहभागिता दर्ज की थी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह कब होता है? तो ये 1782 में होता है। 1782 से 1807 ईस्वी तक चलता है और यह 6 चरणों में हुआ था, ठीक है। कितने चरण में होता है? तो 6 चरण में। फर्स्ट चरण का नेतृत्व करता अगर पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा? ठाकुर भोला सिंह व मुंडा समूह। सेकेंड का विष्णु मांझी व मौजी मांझी। आगे हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस विद्रोह का प्रारंभ मुंडा आदिवासियों ने अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को प्राथमिकता देने तथा नागवंशी शासकों के शोषण के विरुद्ध तमाड़ क्षेत्र में किया। यह विद्रोह 6 चरणों में संचालित हुआ, ठीक है। कितने चरण में? 6 चरण में। 1782 में रामगढ़, पंचेत, वीरभूम के लोगों भी तमाड़ में संगठित होने लगे। इस विद्रोह को मजबूत प्रदान किया, ठीक है।
नागवंशी शासकों द्वारा इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया। तो इस विद्रोह यानी कि तमाड़ विद्रोह को दबाने का प्रयास किसने किया? तो नागवंशी शासकों ने किया, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप विद्रोहियों ने अधिक आक्रमण रुख अख्तियार कर लिया। साथ ही इस विद्रोह को कुछ जमींदारों का भी समर्थन मिलना प्रारंभ हो गया। सन 1783 में के अंत में अंग्रेजी अधिकारी जेम्स क्राफ्ट द्वारा विद्रोहियों को आत्मसमर्पण हेतु विवश किए जाने के बाद यह विद्रोह अगले 5 वर्षों के लिए शांत हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जेम्स क्राफ्ट आता है, इसके द्वारा जो विद्रोहियों को आत्मसमर्पित किया जाता है, उसके बाद 5 साल तक जो है विद्रोह समाप्त होता है। उसके बाद फिर 5 साल के बाद 1789 में फिर से विष्णु मानकी और मौजी मानकी के नेतृत्व में फिर से यह विद्रोह का आगाज हो जाता है। और इस द्वितीय चरण को दबाने के लिए कौन आता है? तो कैप्टन होगन आता है। ठीक है, लेकिन यह असफल होता है। इसके बाद फिर लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा जाता है, और फिर ये लेफ्टिनेंट कूपर जी जो है वो आते हैं और विद्रोह का दमन कर देते हैं, जिससे फिर 4 वर्ष तक फिर जो है विद्रोह शांत होता है। उसके बाद फिर 1794 में फिर से यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो जाता है। तो 1794 यह तृतीय चरण हुआ। प्रथम चरण 1782, द्वितीय चरण हो गया 1789, तीसरा हो गया 1794 तथा 1796 में इसके व्यापक स्वरूप धारण कर लिया। ठीक है, 1794 में शुरू होता है, लेकिन 2 साल के बाद इसका जो स्वरूप होता है वह व्यापक हो जाता है। 1796 में राही के राजा नरेंद्र शाही द्वारा अंग्रेजों को साथ दिए जाने के कारण सोनाहातू गांव में आदिवासियों द्वारा नरेंद्र शाही का विरोध किया गया। ठीक है, जो राजा नरेंद्र शाही था वह अंग्रेजों को साथ देते हैं, जिसके कारण सोनाहातू गांव में आदिवासियों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। किसका? राजा नरेंद्र शाही का। यही थे राही के राजा। ठीक है, यह विद्रोह ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में हुआ, यानी कि तृतीय चरण के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तीसरा चरण के तो ठाकुर भोलानाथ सिंह। ठीक है, विद्रोही द्वारा रिश्तेदार की हत्या किए जाने के बाद राजा नरेंद्र शाही जो है वह फरार हो जाते हैं। नेक्स्ट है 1798 में कैप्टन लीमंड द्वारा कई विद्रोहियों तथा कैप्टन बैन द्वारा भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप तमाड़ विद्रोह कमजोर पड़ गया। क्या होता है? अंग्रेज अधिकारी आते हैं, लेफ्टिनेंट लीमंड और कैप्टन बेन ये भोलानाथ सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं और यह विद्रोह जो है वह कमज़ोर पड़ जाता है। उसके बाद फिर चौथा चरण का शुरुआत होता है 1807 ईस्वी में। ठीक है, और इसके नेतृत्वकर्ता होते हैं दुखन शाही। दुखन शाही के नेतृत्व में मुंडा जनजाति के लोगों ने पुनः विद्रोह कर दिया। 1808 में कैप्टन रफसीज के नेतृत्व में दुखन शाही को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, 1810 में नावागढ़ क्षेत्र में जागीरदार बख्तर सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह पुनः प्रारंभ हो जाता है, यानी कि 5वें चरण की शुरुआत कब होता है? 1810 में होता है, और इसका दमन कौन करता है? तो लेफ्टिनेंट एच ओडोनल। ठीक है, उसके बाद फिर छठा चरण कब शुरू होता है? तो 1819 ईस्वी में, और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे रुदन मुंडा व कुंटा मुंडा, और इसके दमनकर्ता कौन थे? तो ई रफसेज और एजे कॉल्विन। ठीक है, और फिर ये अभियान चलाते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है? रुदन मुंडा व कुंटा मुंडा को छोड़कर सभी विद्रोही नेता जो है वह गिरफ्तार हो जाते हैं। जुलाई 1820 में रुदन मुंडा तथा मार्च 1821 में कुंटा मुंडा के गिरफ्तार होने के साथ ही यह विद्रोह जो है समाप्त हो जाता है। तो इसमें ये डेटा देख लीजिए आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका प्रथम चरण की अवधि 1782 से 83, नेतृत्वकर्ता थे मुंडा समूह और ठाकुर भोलानाथ सिंह। ठीक है, इसमें ऐड कर लीजिएगा ठाकुर भोलानाथ सिंह, और इसके दमनकर्ता कौन थे? मेजर जेम्स क्राफ्ट। द्वितीय चरण 1789 में, नेतृत्वकर्ता थे विष्णु मांझी और मौजी मानकी, और इसके दमनकर्ता थे लेफ्टिनेंट कूपर। तृतीय चरण में के नेतृत्वकर्ता थे, इसमें भी ठाकुर भोलानाथ सिंह आता है, इसमें ठाकुर भोलानाथ सिंह लिख लीजिएगा, और इसके दमनकर्ता थे कैप्टन लीमंड व बैन। चौथा चरण 1807 से 1808 में शुरू हुआ, नेतृत्व करता है दुखन शाही मांझी और दमन करता है कैप्टन रफसीज। पांचवा चरण 1810 से 12 में शुरू होता है, बख्तर शाह के नेतृत्व में, दमन करता है ले एच ओडोनल। छठा चरण शुरू होता है 1819 से 1821 में, और इसके जो नेतृत्व करता है रुदन मुंडा व कुंटा मुंडा। ठीक है, रुदन मुंडा और
कुंटा मुंडा, ठीक है, यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। और इसके जो दमन करता है वह है रबसेज व कॉल्विन। तमाड़ विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध जनजाति द्वारा लड़ा गया सबसे लंबा और वृहत विद्रोह है। तो पूछा गया यह प्रश्न है कि सबसे लंबा और वृहत विद्रोह कौन सा है, तो तमाड़ विद्रोह है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुंडा विद्रोह। तो मुंडा विद्रोह, इस विद्रोह का प्रारंभ कब होता है, तो 1793 से 1832 ईस्वी में इस विद्रोह की शुरुआत होती है। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे, ठीक है। और इस विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है, तो मुंडा उलगुलान, किस नाम से, मुंडा उलगुलान। और यह सर्वाधिक संगठित और व्यापक स्वरूप वाला विद्रोह था, ठीक है। बिरसा मुंडा के अंतर्गत के आंदोलन के पूर्व मुंडाओं द्वारा अलग अलग उद्देश्यों से निम्न विद्रोह का संचालन किया गया था, जैसे कि 1793 ईस्वी का बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह, 1796 ईस्वी का सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह, 1807 का तमाड़ का विद्रोह और 1832 का बुद्धू मुंडा का विद्रोह, ठीक है। अब उसके बाद फिर डिटेल से जानते हैं 1793 का बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह। ये 1793 का मुंडा विद्रोह वास्तव में 1789 ईस्वी में विष्णु मानकी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह का विस्तार था, जिसका विस्तार जो है बुंडू और राहे में हुआ। इस विद्रोह के कारण बुंडू और राहे के जमींदारों द्वारा नागवंशी राजाओं की अधीनता को स्वीकार करना था और इस विद्रोह का दमन मेजर फॉलर के द्वारा किया गया, ठीक है। तो सिंपल है कि इस विद्रोह का कारण क्या था, 1793 का जो मुंडा विद्रोह था तो उसमें नागवंशी राजाओं की अधीनता को स्वीकार करना था, ठीक है। और इसके दमनकर्ता कौन थे, तो मेजर फॉलर, नेतृत्वकर्ता विष्णु मानकी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1796 का सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह। इस विद्रोह का नेतृत्व करता थे रामशाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा, ठीक है। इस विद्रोह के दौरान मुंडाओं ने नरेंद्र शाही तथा कुंवर लक्ष्मण शाही की गढ़ों पर अधिकार कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1807 का सिल्ली एवं राहे का मुंडा विद्रोह। तो 1807 में तमाड़ में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे, तो दुखन मानकी थे, ठीक है। इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1819 से 20 का पलामू का मुंडा विद्रोह। यह किसके नेतृत्व में होता है, तो भूखन शाही के नेतृत्व में, कब, तो 1819 से 20 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1832 का सिल्ली एवं राहे का विद्रोह। यह विद्रोह किसके नेतृत्व में होता है, तो बुद्धू भगत के नेतृत्व में होता है और यह विद्रोह जमींदार के खिलाफ था, ठीक है। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली जो है आपसे ये डेटा पूछा जा सकता है, ठीक है। 1793 का बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करता कौन थे, तो विष्णु मानकी थे, ठीक है। कौन थे, विष्णु मानकी थे। 1796 का सिल्ली एवं राही का मुंडा विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे, तो रामशाही मुंडा और ठाकुर दास मुंडा, ठीक है, और ठाकुर दास मुंडा। 1807 के तमाड़ का जो मुंडा विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्व करता कौन थे, तो उसके नेतृत्व करता थे दुखन मानकी, ठीक है। कौन थे, दुखन मानकी। और इसके बीच में एक और हुआ था, इसमें 5 चरण था, ठीक है, इसमें 4 ही दिया हुआ है, बीच में एक और था, ये होता है 1819 से 20 ईस्वी में, ठीक है, 1819 से 20 ईस्वी में। और यह कहाँ होता है, तो पलामू में, ठीक है। उसके बाद फिर 1832 ईस्वी में होता है बुद्धू भगत का विद्रोह, किसके नेतृत्व में, तो बुद्धू भगत के नेतृत्व में ही। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोल विद्रोह। कोल विद्रोह झारखंड का प्रथम सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय आंदोलन था। तो झारखंड का प्रथम सुसंगठित और व्यापक जनजातीय आंदोलन कौन सा था, तो कोल विद्रोह था। और इसका जो इस विद्रोह में छोटा नागपुर खास, पलामू, सिंहभूम तथा मानभूम के कुछ क्षेत्रों के जनजाति जो है इसमें शामिल थे। और इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि झारखंड का ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो कि इस विद्रोह से पूर्णतः अछूता था, ठीक है, कोल विद्रोह से पूर्णतः अछूता था, तो वह था हजारीबाग, ठीक है। कौन सा क्षेत्र था, तो हजारीबाग। इस विद्रोह के प्रसार हेतु प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर का प्रयोग किया गया, ठीक है। किसका प्रयोग किया गया, तीर का। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, तो भूमि संबंधी असंतोष तथा गैर आदिवासियों द्वारा जनजातियों का शोषण था।
इस विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व सोनपुर परगना के मानकी सिंगराई के 12 गांवों को जमीन छीनकर सिखों को दे दी गई तथा सिखों ने सिंगराई की 2 बहनों का अपहरण कर उनकी इज्जत लूट ली। तो यही इस विद्रोह का प्रमुख जो है वह रीजन था। इस प्रकार सिंहभूम के बदगांव में जफर अली नामक मुसलमान ने सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर इसकी इज्जत लूट ली। इस घटनाओं के परिणाम स्वरूप सिंगराई मानकी व सुरगा मुंडा के नेतृत्व में 700 आदिवासियों ने उन गांवों पर हमला किया जो सिंगराई से छीन लिए गए थे। इस हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के लंका गांव में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी व्यवस्था बंदगांव की बिंदराई मानकी ने की थी। इस हमले के दौरान विद्रोहियों ने जफर अली के गांव पर हमला कर दिया और जफर अली व उसके 10 आदमियों को इस हमले के दौरान विद्रोहियों ने जफर अली के गांव पर हमला कर दिया तथा जफर अली व उसके 10 आदमियों को मार डाला। इस विद्रोह को मुंडा, हो, चेरो, खरवार आदि जनजातियों का व्यापक समर्थन प्राप्त था। कौन कौन सी जनजाति? तो मुंडा, हो, चेरो और खरवार। इस विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत ने अपने भाई, पुत्र व 150 साथियों के साथ विद्रोह के दौरान मारे गए। 1832 ईस्वी में सिंगराई मानकी तथा सुरगा मुंडा ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके पश्चात विद्रोह कमजोर पड़ गया। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का गठन किया गया तथा बाद में मुंडा मानकी शासन प्रणाली को वित्तीय व न्यायिक अधिकार भी प्रदान किए गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भूमिज विद्रोह। यह कब हुआ? तो 1832 में यह शुरू होता है। 1832-33 में भूमिजों द्वारा जंगल महल के क्षेत्र में लूटपाट करने के कारण उन्हें मुगल काल में चुआड़ कहा जाता था। ठीक है, क्या करते थे भूमिज जो जनजाति थे वे जंगल महल क्षेत्र में लूटपाट किया करते थे, इसलिए जो मुगल काल में जो भी शासक हुए वो इन्हें चुआड़ के नाम से पुकारते थे। ठीक है, भूमिजों ने इस विद्रोह को गंगा नारायण का नेतृत्व प्रदान किया। ठीक है, तो पूछा जाता है कि भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गंगा नारायण। आदिवासियों में अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण इस विद्रोह में गंगा नारायण को 26 अप्रैल 1832 ईस्वी के कोल विद्रोह के नेता बिंद्राय मानकी का भी समर्थन प्राप्त हुआ। ठीक है, तो गंगा नारायण को किस विद्रोही नेता का समर्थन प्राप्त हुआ? तो बिंद्राय मानकी का। ठीक है, इस विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा गंगा नारायण के चाचा को गलत तरीके से उत्तराधिकार बनाया जाना, जबकि जनजातीय परंपरा के अनुसार गंगा नारायण को उत्तराधिकार बनाया जाना चाहिए था। इस बात से नाराज होकर गंगा नारायण ने बाड़भूम के जमींदार के सौतेले भाई व दीवान माधवलाल की हत्या कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप भूमिज विद्रोह का आगाज हो गया। इस विद्रोह के अन्य कारणों में भूमिजों के अंदर बाड़भूम के राजा, कंपनी के पुलिस अधिकारियों, नमक दारोगा व मुंसिफों तथा दीकुओं के खिलाफ व्याप्त असंतोष प्रमुख था। माधवलाल की हत्या करने के पश्चात गंगा नारायण को अंग्रेजी सेना का सामना करना पड़ा और इस सेना का नेतृत्व ब्रेडन तथा लेफ्टिनेंट टीमर कर रहे थे। कौन कौन से अंग्रेज अधिकारी कर रहे थे? तो ब्रेडन तथा लेफ्टिनेंट टीमर। बाद में गंगा नारायण की मृत्यु के बाद यह विद्रोह जो है कमज़ोर पड़ जाता है और इसी विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी जाती है। तो पूछा जाता है कि गंगा नारायण का हंगामा किस विद्रोह को कहा जाता है या तो किस विद्रोह को जाना जाता है? तो भूमिज विद्रोह। ठीक है, गंगा नारायण की मृत्यु के बाद कोई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग संथाल विद्रोह, जो कि 1855 से 57 ईस्वी में हुआ था। इस विद्रोह को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो हूल विद्रोह, संथाल हूल तथा सिंधु कान्हू का विद्रोह। वहीं अगर पूछा जाएगा कि जनजातीय भाषा में हूल का क्या अर्थ है, तो हूल का अर्थ होता है क्रांतिकारी। ठीक है, यह विद्रोह शाम टुडू के मार्गदर्शन में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया गया था? तो शाम टुडू के मार्गदर्शन में यह विद्रोह किया गया था। इस विद्रोह को संथाल परगना का प्रथम जनक्रांति कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दी है। ठीक है, इसे मुक्ति आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें देखिए क्या क्या इसका नाम दिया गया? हूल विद्रोह, संथाल विद्रोह, सिंधु कान्हू का विद्रोह,
संथाल परगना का प्रथम जन क्रांति, भारत का प्रथम जन क्रांति, ये कार्ल मार्क्स ने कहा है और इसे मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, और इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? तो इस विद्रोह को सिंधु कान्हू, चांद भैरव तथा फूलो झानो ने प्रारंभ किया। ये 4 भाई थे और ये फूलो झानो जो थी वो 2 बहनें थी। ये सभी आपस में भाई बहन थे। इस विद्रोह का प्रारंभ संथाल परगना क्षेत्र में हुआ तथा धीरे धीरे हजारीबाग, वीरभूम तथा छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों में विस्तृत हो गया। हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व लुबाई मांझी, अर्जुन मांझी तथा वीरभूम क्षेत्र में गोरा मांझी ने किया। ठीक है, हजारीबाग में कौन कौन किया? तो लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी, और वीरभूम में गोरा मांझी ने किया। संथाल परगना क्षेत्र में 1790 ईस्वी तक संथालों का निवास था। विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे शोषण से मुक्ति हेतु इन्होंने संथाल परगना क्षेत्र को अपना निवास स्थान बनाया। 1815-30 के बीच सर्वाधिक संख्या में संथालों का इस क्षेत्र में आगमन हुआ। तो संथालों का आगमन कब ज़्यादा हुआ? तो 1815 से 1830 के बीच में। इस विद्रोह का प्रारंभ 1855 ईस्वी में तब हुआ जब संथालों ने अंग्रेजी उपनिवेशवाद तथा अंग्रेजों व गैर आदिवासियों की शोषण के खिलाफ संघर्ष छेड़ने का निर्णय लिया। इस विद्रोह से पूर्व 30 जून 1855 को भगनाडीह गांव में लगभग 400 आदिवासियों द्वारा एक सभा की गई, जिसमें नारा दिया जाता है अपना देश अपना राज। ठीक है, अपना देश अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, इसका नारा दिया जाता है और विद्रोह का जो है बिगुल फूंक दिया जाता है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? कब आगाज होता है? 30 जून 1855 को। कहाँ सभा होता है? तो भगनाडीह गाँव में। कितने आदिवासी इसमें एकजुट होते हैं? तो 400 आदिवासी है। नारा क्या दिया जाता है? तो अपना राज अपना देश अपना राज। और इसी सभा में जो है सिंधु को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति नियुक्त किया जाता है। इस विद्रोह का दमन करने हेतु 7 जुलाई 1855 को जनरल लॉयड के नेतृत्व में सेना की एक टुकड़ी भेजी गई, परंतु सेना का मेजर बारो संथालों से युद्ध में पराजित हो गया। ठीक है, जो मेजर बानू है वो संथालों से युद्ध में क्या होता है? हार जाता है। विद्रोह के दौरान महेश लाल एवं प्रताप नारायण नामक 2 दरोगा की हत्या कर दी जाती है। तो ये दरोगा का भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से दरोगा? तो महेश लाल एवं प्रताप नारायण, ये दोनों की हत्या कर दी जाती है। अंग्रेजों ने सिद्धू व कान्हू को बढ़ैत में फांसी पर लटका दिया तथा चांद व भैरव की हत्या कर दी। कहाँ इसको फांसी दिया गया? सिंधु व कान्हू को, तो बढ़ैत में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? यह विद्रोह जो है कमज़ोर पड़ जाता है। इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेज अधिकारी कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन और लेफ्टिनेंट रीड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विद्रोह में 50,000 से अधिक संथाली पुरुष महिलाओं ने भागीदारी की, जिसमें 15,000 से अधिक लोग मारे गए। तो कितने संथाल मारे जाते हैं? तो 15,000। ठीक है, इस विद्रोह के दमन के उपरांत संथाल क्षेत्र को 30 नवंबर 1856 को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला बना दिया गया, जिसके बाद संथाल परगना के नाम से जाना गया। संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश कौन बनता है? तो एस्ले एडन। और इस विद्रोह में व्यापक नरसंहार होने के कारण इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग सरदारी आंदोलन देखते हैं। यह कब होता है? तो 1858 से 1870 ईस्वी में। इस आंदोलन का मूल कारण था जमींदारों द्वारा जनजातियों को उनकी सरदारी से वंचित करना। इस आंदोलन में मुंडा सरदार सामूहिक रूप से सम्मिलित हुए और इस जनजातियों को उनके अधिकारों की पुनः वापसी के लिए 1869 ईस्वी में छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट लागू किया गया। इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं हुआ। ठीक है, इसमें कुछ और भी फैक्ट है, उसको याद रख सकते हैं कि सरदारी आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मुल्की या मिल्की आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, मुल्की या मिल्की, इसका अर्थ होता है मातृभूमि व जमीन। ठीक है, मुल्की या मिल्की। और यह आंदोलन जो है वह कितने चरणों में होता है? तो यह आंदोलन 3 चरणों में होता है। ठीक है, सरदारी आंदोलन जो है वह 3 चरणों में होता है। और इस आंदोलन में कोल सरदारों को किसका समर्थन प्राप्त था? तो उरांव और मुंडा जनजाति का। ठीक है, किसका किसका? उरांव जनजाति और मुंडा जनजाति का जो है समर्थन प्राप्त था। और इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो पुनर्स्थापन आंदोलन था। ठीक है, पुनर्स्थापन आंदोलन था, लेकिन बाद में जो है इसका स्वरूप कैसा हो जाता है? तो राजनीतिक। ठीक है, क्या हो जाता है स्वरूप? राजनीतिक। उसके बाद देखते हैं हम लोग सफाहोड़ आंदोलन।
तो सफ़ा होड़ का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है सिंगबोंगा के प्रति समर्पण। इस विद्रोह के अंतर्गत लाल हेम्ब्रोम उर्फ लाल बाबा ने आदिवासियों की धार्मिक व चारित्रिक उत्थान पर बल दिया। लाल बाबा ने इस आंदोलन में शामिल लोगों को राम नाम का मंत्र दिया तथा मांस मदिरा की सेवन से रोका। इस आंदोलन के दौरान लाल बाबा ने संथाल परगना में देशोद्धारक दल की स्थापना की। ठीक है, और इस आंदोलन में लाल बाबा को पैका मुर्मू, पगान मरांडी, रसिकलाल सोरेन तथा भतू सोरेन का सहयोग प्राप्त था। तो सिंपल सा सफ़ा होड़ का क्या अर्थ होता है? तो सिंगबोंगा के प्रति समर्पण। और इस सफ़ा होड़ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो लाल हेम्ब्रोम, जिसको लाल बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या मंत्र दिया? तो राम नाम का मंत्र दिया। और इन्होंने क्या की स्थापना करवाया था? तो देशोद्धारक दल का। ठीक है, कहाँ? तो संथाल परगना में। और इन्हें किनका किनका सहयोग प्राप्त था? तो पैका मुर्मू, पगान मरांडी, रसिकलाल सोरेन और भत्तू सोरेन का इन्हें समर्थन प्राप्त था। और पूछा जाता है कि यह आंदोलन किस जनजाति से संबंधित है? तो यह आंदोलन जो है वह संथाल जनजाति से संबंधित है। ठीक है, किससे? संथाल जनजाति से। यह मुंडा जनजाति दिया हुआ, ये रॉन्ग है। ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा कि सफ़ा होड़ आंदोलन जो है किस जनजाति से संबंधित है? तो संथाल जनजाति। सा से सफ़ा होड़, सा से संथाल। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संथालों में धार्मिक पवित्रता पर बल देना। ठीक है, संथालों में धार्मिक पवित्रता पर बल देना ये सफ़ा होड़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद हम लोग देखते हैं खरवार आंदोलन। यह शुरू होता है 1874 ईस्वी में। और कहाँ से ये शुरू होता है? तो संथाल परगना में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भागीरथ मांझी, इन्हें बाबा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि भागीरथ मांझी का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म होता है गोड्डा के तलडीहा गांव में। आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को बांसी गांव का राजा घोषित किया। ठीक है, कहाँ का राजा? तो बांसी गांव का राजा घोषित किया। और खुद लगान प्राप्त करने की व्यवस्था भी प्रारंभ की। खरवार आंदोलन का दूसरा चरण जो है द्विधा गोसाई के नेतृत्व में 1881 की जनगणना के खिलाफ प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो 1881 की जनगणना के खिलाफ कौन सा आंदोलन प्रारंभ होता है? तो खरवार आंदोलन का दूसरा चरण किसके नेतृत्व में? तो द्विधा गोसाई के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बिरसा आंदोलन। यह कब होता है? तो 1895 ईस्वी में होता है। इस आंदोलन को मुंडा आंदोलन भी कहा जाता है। और उलगुलान का क्या अर्थ है? तो उलगुलान का तात्पर्य है विद्रोह या महान हलचल। इस आंदोलन के एक अन्य नाम है सरदारी आंदोलन। ठीक है, इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो सरदारी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रारंभ कब होता है बिरसा मुंडा आंदोलन का? तो 1895 में नेतृत्व करता है बिरसा मुंडा। और इसका जो है प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? तो प्रारंभिक स्वरूप पूछा जाएगा तो सुधारवादी था। ठीक है, प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी। लेकिन फिर बाद में क्या होता है? राजनीतिक इसका स्वरूप हो जाता है। ठीक है, राजनीतिक, उसके बाद धार्मिक, उसके बाद फिर आर्थिक। यह आंदोलन प्रमुख कारण खुदगट्टी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी, मिशनरियों की झूठे आश्वासन, अदालतों से निराशा तथा 1894 का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून था। जब अंग्रेज इनके क्षेत्र में आए तो क्या किए? जो इनमें खुदगट्टी व्यवस्था जो प्रचलित थी उनको समाप्त कर देता है। ठीक है, फिर जो मिशनरी है वह अपने धर्म में परिवर्तन करवा रहा था। संथालों को जो है ईसाई धर्म में परिवर्तन करवा रहा था और उन्हें विभिन्न तरह का प्रलोभन दिया जा रहा था, जैसे कि सरकारी नौकरी दी जाएगी और विभिन्न तरह की जैसे कि आश्वासन दिया जा रहा था। लेकिन ये मिशनरी जो है उसे फुलफिल नहीं किए, जिससे कि संथालों में आक्रोश था। और अदालत के पास ये जा रहे थे तो वहाँ से भी निराशा हाथ लग रही थी, क्योंकि उसमें जो अधिकारी थे वो भी अंग्रेज ही थे। इसीलिए 1894 का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून भी इसमें मुख्य जिम्मेदार था। इस विद्रोह का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? तो सुधारवादी था। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो खूंटी था। ठीक है, मुख्यालय कहाँ था? तो खूंटी। इस विद्रोह के समय रांची के उपायुक्त कौन थे? तो स्ट्रेटफील्ड थे। और इसमें जो है किस किसने सहयोग किया? तो गया मुंडा, जो कि सेनापति थे। तो यह प्रश्न पूछा भी गया है कि बिरसा मुंडा के सेनापति कौन थे? तो गया मुंडा। ठीक है, दोनका मुंडा जो है ये राजनीतिक शाखा के प्रमुख थे। सोमा मंडल थे धार्मिक सामाजिक शाखा के प्रमुख। ये सभी प्रमुख थे। ठीक है, मुंडा आंदोलन के समय
कटोंग बाबा कटोंग नामक गीत प्रमुख था। ठीक है, कौन सा गीत प्रमुख था? तो कटोंग बाबा कटोंग। इस विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा को 2 बार डोरंडा कारागार रांची में बंदी बनाकर रखा गया। तो पूछा जाता है कि बिरसा मुंडा कितनी बार गिरफ्तार हुए? तो 2 बार। प्रथम बार 24 अगस्त 1895 में, जबकि रिहाई हुई 30 नवंबर 1897 में। इसमें किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो मेयर्स ने। ठीक है, किसने? मेयर्स ने। और दूसरी बार गिरफ्तार हुए 3 फरवरी 1900, जबकि 9 जून 1900 को जो है इनकी इनकी मृत्यु हो जाती है 30 नवंबर को। ठीक है, फिर क्या होता है? 9 जून 1900 को जो है बताया जाता है कि हैजा इन्हें हो जाता है, उनके कारण जो है इनकी मृत्यु जेल में ही हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी बंदगांव के जगमोहन सिंह के शागिर्द वीर सिंह महली के कहने पर अंग्रेजों द्वारा की गई। तो इसकी गिरफ्तारी जो है किसने करवाया था? तो वीर सिंह महली ने। ठीक है, ये बंदगांव के जगमोहन की जो है शागिर्द थे। इस विद्रोह के प्रभाव स्वरूप 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट पारित किया गया। यानी कि जब बिरसा मुंडा शहीद हो जाते हैं 9 जून को, तो उसके बाद फिर क्या इसका इफेक्ट पड़ता है छोटा नागपुर में? तो 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर यानी कि जिसको सीएनटी कहते हैं, सीएनटी एक्ट को पारित किया गया। साथ ही साथ गुमला व खूंटी को अलग अनुमंडल बनाया गया। ठीक है, गुमला को 1902 में और खूंटी को कब? तो 1903 में अनुमंडल बनाया जाता है। व न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त रांची जिले का सर्वेक्षण कराया गया एवं बेगारी पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई। इस विद्रोह का एक अप्रत्यक्ष प्रभाव शिंगबोंगा देवता की आराधना एवं उनके प्रति समर्पण के रूप में एकेश्वरवाद का विकास भी था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टाना भगत आंदोलन। यह कब शुरू हुआ? तो 1914 में। किसने प्रारंभ किया? तो जतरा भगत ने। और इस आंदोलन को बिरसा मुंडा के आंदोलन का विस्तार माना जाता है। ठीक है, बिरसा मुंडा का आंदोलन कौन सा विद्रोह को माना जाता है? तो टाना भगत आंदोलन को। यह एक प्रकार का सांस्कृतिकरण आंदोलन था जिसमें एकेश्वरवाद को अपनाने, मांस मदिरा के त्याग, आदिवासी नृत्य पर पाबंदी, झूम खेती की वापसी पर विशेष बल दिया गया। ठीक है, इस आंदोलन को प्रसारित करने में मांडर में शिबू भगत, घाघरा में बलराम भगत, विशुनपुर में भिखू भगत तथा सिसई में देवमनिया नामक महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस आंदोलन को प्रारंभ में कुकक धर्म आंदोलन कहा जाता था। यहाँ मिस्टेक है, कुरुक धर्म। ठीक है, जिसको कुरुक कहते हैं, कुरुक धर्म आंदोलन के नाम से जाना गया, जो कि उराव जनजाति का मूल धर्म था। यह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक था तथा टाना भक्तों ने इस आंदोलन के तृतीय चरण में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यह विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था। कौन सा? तो टाना भगत आंदोलन, जिसकी शुरुआत कब होती है? तो 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को। ठीक है, टाना भक्तों ने कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन में भाग लिया था। कब? तो 1922 के गया अधिवेशन में। और एक और इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि टाना भक्तों ने महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली उपहार स्वरूप दिया था? तो 400 रुपये की थैली। ठीक है, 400 रुपये का थैली उपहार स्वरूप जो है महात्मा गांधी को दिया था। और 1948 में क्या होता है? हाँ, तो 1948 ईस्वी में रांची जिला टाना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम पारित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हरि बाबा आंदोलन। यह कब शुरू हुआ था? तो 1931 में। और यह आंदोलन हरि बाबा, जिसको दुका हो के नाम से जाना जाता है, उनके नेतृत्व में सिंहभूम क्षेत्र में चलाया गया था। ठीक है, हरि बाबा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो सिंहभूम में। किसने नेतृत्व किया था? तो हरि बाबा ने। ठीक है, जिसको क्या किस नाम से जाना जाता है? तो दुक्का हो। यह एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था। ठीक है, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हो जनजाति के लोगों को बाहरी अत्याचारों से बचाने हेतु संगठित करना था। इस आंदोलन में बारकेला क्षेत्र के भूता गांव निवासी सिंगराई हो, बड़ा हाथू क्षेत्र के बामिया हो तथा गाड़िया क्षेत्र की हरी, दूला व बिरजू हो ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
इस आंदोलन के दौरान सरना धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। और यह आंदोलन भी जो है गांधी जी के विचारों से प्रभावित था, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक नज़र देख लेते हैं जनजातीय आंदोलन कौन कौन सा कहाँ हुआ। तो ढाल विद्रोह हुआ ढालभूम में 67 से 77 में। जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में दमन करता थे लेफ्टिनेंट रूप और कैप्टन मार्गन। इसको देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।